नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी और इस लिहाज से 26 मई 2022 को मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए। वो देश के ऐसे चौथे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने ये आंकड़ा पार किया हो। साथ ही ऐसा करने वाले वो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए। मोदी सरकार ने देश में काफी कुछ बदला, काफी कुछ नया हुआ, कई पुरानी रीत टूट गई और कुछ नई बातें चलन में आती दिखी। तो अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे मोदी सरकार के 8 बड़े फैसलों की, उनकी उपलब्धियों की, आगामी चुनौतियों की। मोदी शासन काल में कितना बदला देश, इस पर तो बात होगी। साथ ही चर्चा यह भी होगी इस दौरान मोदी के एमपीसीजी पर पड़े इंपैक्ट की। भारतीय राजनीति में 26 मई 2014 ये तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। क्योंकि इसी दिन देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में प्रवेश करने से पहले संसद की सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम किया, उसे प्रणाम किया, संसद की सीढ़ियों को चूमा। वो क्षण लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक बन लोगों के जहन में बस गया। प्रधानमंत्री मोदी की सख्त प्रशासक और सर्वांगीण विकास के प्रति कटिबद्ध जनप्रतिनिधि वाली छवि है। ये छवि उनके गुजरात मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार के कार्यकाल में बुनी गई और बीते 8 सालों में अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए। सबसे अहम बात यह रही कि मोदी मैजिक जो 2014 में नजर आया था वैसा ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। पीएम मोदी की अगुवाई में आज देश के 18 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं। वैश्विक लिहाज से देखें तो आज भारत महाशक्तियों में गिना जा रहा है। रक्षा, अंतरिक्ष, विदेशी निवेश के मोर्चे पर देश की स्थिति लगातार बेहतर होती दिख रही है और इन 8 सालों के कार्यकाल पर बीजेपी ने नारा दिया है, 8 साल बेमिसाल। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मोदिफाइड इंडिया, ये मोदी युग है। मोदी युग में कई फैसले लिए गए, कई सारी नई बातें, कई सारी पुरानी चीज़ों का टूटना, ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसे आप पहली बार और ऐतिहासिक कह सकते हैं। और इसका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगले 1 घंटे तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके नेताओं की प्रतिक्रिया, वो क्या कहते हैं, इन सब पर भी बातचीत होगी। एक पैनल आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता और विचारक के तौर पर भी अपनी बात रखते हैं पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। साथ में आनंद जाट साहब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ मेरे साथ में स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े और मेरे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से इस वक्त जुड़ गए। इन सब के साथ कुछ और लोग इस पैनल में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कार्यकाल को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और साथ में विपक्ष की तरफ से जो नेता है वो क्या कहते हैं, सुनवाते हैं। कई सारी उपलब्धियां 8 साल में देखने को मिली और मध्य प्रदेश के लिहाज से, पूरे देश के लिहाज से प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत क्या सोचते हैं? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे हुए हैं बतौर प्रधानमंत्री, कैसे देखते हैं पूरे 8 साल के कार्यकाल को? मैं तो ये सोचता हूं कि पूरा देश बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम सबको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले। हम खुशकिस्मत हैं। प्रधानमंत्री जी के 8 साल जो हुए, हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे कई वर्षों तक इस प्रदेश की और देश की व्यवस्था को संभालें
और उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। सर, कई योजनाएं जो पूरे देश और दुनिया में मानी जाती है, जनधन योजना की बात करें, ODF स्वच्छ भारत की बात करें, इसके अलावा उज्ज्वला योजना जिसने ग्रामीण महिलाओं को एक बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है कि धुएं से मुक्ति दी थी। इन योजनाओं को लेकर, क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्रों से विधायक और मंत्री हैं, लगता है कि इन योजनाओं का पर्याप्त लाभ मिला और लोग ये प्रधानमंत्री का जो पहले सरकारें नहीं कर पाई, एक बेहतर दिशा में ये काम किए? आप स्वयं गांव में जाकर जाएं, लोगों से, आम व्यक्ति से, जो पॉलिटिकल नहीं है, महिलाओं से, गरीबों से पूछें, उनके दिल से निकलती है आवाज़ कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना का उनको गैस कनेक्शन हो, उनकी स्वच्छ भारत की सोच हो, गाँव में शौचालय हो, किसकी देन है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी देन तो उनकी हजारों लाखों हैं ही, पर हर परिवार के लिए छोटी छोटी देन भी अगर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का परिणाम है। 8 बड़े फैसले मोदी सरकार के जो लगातार उपलब्धि बीजेपी की ओर से बताए जाते रहे, सिलसिलेवार तरीके से आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा। मसलन नोटबंदी पर क्या कहेंगे? नोटबंदी से दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ और क्या हो सकती थी? न काला धन मिला, न हमारी इकोनॉमी में कोई सेहत में सुधार आया, और लोग कितने परेशान इस दौर में हुए। और सरकार के आंकड़े खुद ये बताते हैं कि कोई जाली नोट भी नहीं मिला। जितनी करेंसी प्रचलन में थी नोटबंदी के समय, वही करेंसी वापस आ गई रिजर्व बैंक के पास में, पूरी तरह से विफल। किसको लाभ हुआ? जनधन योजना का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जनधन योजना का। खाते खोले गए, जीरो अकाउंट। मैंने स्वेच्छा अनुदान निधि से एक गरीब व्यक्ति की 4,000 रुपये से मदद की, और जब उसका चेक जाके जमा हुआ तो उसको मात्र 1,800 रुपये मिले। बाकी पैसा उस जीरो अकाउंट के खाते के कारण बैंक ने काट लिया। 30 लाख से अधिक खाते ऐसे हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में जो आज भी जीरो पड़े हैं, इनएक्टिव हो गए हैं। तो ODF और स्वच्छ भारत मिशन क्या बड़ा फैसला? चलिए साथ में दौरा करते हैं। ODF से, स्वच्छ भारत मिशन से किसका लाभ हुआ? नगर निगम जबलपुर का उदाहरण देता हूँ। कुल बजट 4 करोड़ होता था। सफाई पे हमारे कर्मचारी काम करते थे और पूरा शहर साफ और स्वच्छ और सुंदर दिखता था। आज 100 करोड़ से अधिक जबलपुर में खर्च हो रहे हैं। पहले से ज़्यादा खराब स्थिति है, और कमोबेश यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे देश की है। तो आप बताइए, ये योजना कामयाब हुई कि पूरी तरह से फेल हुई? उज्ज्वला योजना के बारे में? हाँ, इसका भी उदाहरण है, और लगातार आंकड़े हैं। गैस एजेंसी वालों से पूछ लीजिए। हमने तो विधानसभा में भी पूछा था, केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारे हमारे माननीय सांसदों ने लोकसभा में भी पूछा। 75% सिलेंडर तो उज्ज्वला योजना के द्वारा भरे ही नहीं जा रहे। क्यों नहीं भरे जा रहे? कि आपने गैस के दाम बढ़ा दिए उद्योगपतियों की मदद करने के लिए। तो जो योजनाएं सरकार के पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, सरकार की ऐतिहासिक कदमों के तौर पर देखते हैं, उन्हीं की आलोचना कांग्रेस पार्टी कहती कमियां गिनाते हुए। मध्य प्रदेश के नेताओं का रुख इस वक्त हम करेंगे। पंकज जी, आपने सुना पूर्व मंत्री तरुण भनोट को, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सिर्फ देखने, दिखाने, बताने और प्रचार की हैं। असल में इनका लाभ कितना मिल पा रहा लोग जानते हैं। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस से हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों की, कृत्यों की प्रशंसा करेगी। पर लोकतंत्र में एक पैमाना होता है, वो होता है चुनाव। और 2014 के चुनाव के बाद 2019 के चुनाव में जिस प्रकार देश की जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करी, वो सबके सामने है। 2014 से ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जो 60-65 साल में तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के लोग नहीं कर पाए थे, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान इस देश ही में चलते थे, पर धारा 370 खत्म करने का दम और साहस किसी में रहा तो नरेंद्र मोदी जी में था। 35 को खत्म करने की हिम्मत यदि किसी ने दिखाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई। हमारी मुस्लिम बहन बेटियां पीड़ित प्रताड़ित थी ट्रिपल तलाक को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर किसी ने दम दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। CAA की बात करी, NRC की बात करी, नरेंद्र मोदी जी ने बात करी कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं और वहाँ सिख, बौद्ध, हिंदू हैं और पीड़ित प्रताड़ित हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसने मना किया था? कांग्रेस पार्टी को।
और हमारे को मुसलमानों से बैर नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में मुस्लिम धर्म मानने वालों को दिक्कत नहीं होती है। यदि और आगे चले तो जितना विकास हुआ है, चाहे सड़कों की बात करें, परिवहन के क्षेत्र की बात करें, ड्रोन की बात करें, खेती किसानी की बात करें, विदेशी मुद्रा की बात करें, निर्यात की बात करें, और 2 अभिनव योजनाएं पुनीत जी, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करने वाला, दम रखने वाला यदि कोई देश है तो मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास वापस लौटूंगा। और मैं वापस आपके पास फिर लौटूंगा। पूरे देश को सर निःशुल्क टीकाकरण पुनीत जी। ठीक है, आनंद जाट साहब इस पर रिएक्शन दें। क्या ये योजनाएं कांग्रेस को, विपक्ष को नहीं दिखती जिनका जिक्र पंकज जी कर रहे हैं? निःशुल्क टीकाकरण अभियान 15 अप्रैल 2022 की भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है और ये पब्लिक डोमेन में है, जिसमें यह कहा गया है कि इस समय भारतीय बाजार में 32 लाख करोड़ जो है उस मूल्य की करेंसी मार्केट में है। और जिस दिन 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी, यह कहकर कि काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी कर रहे हैं, और बाद में कहा कि लेस कैश, कैशलेस अर्थव्यवस्था बनानी है। जिस दिन नोटबंदी की गई थी उस दिन मात्र 17 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मार्केट में थी, और आज उससे लगभग 2 गुनी करेंसी मार्केट में है। तो बढ़ी हुई महंगाई क्या आप फील नहीं कर रहे हैं? 1000 रुपए का जो रसोई गैस का सिलेंडर है, क्या आप फील नहीं करते? क्या 200 रुपए का खाने का तेल आप फील नहीं करते? और बढ़ती हुई बेरोजगारी आप फील नहीं करते? तो नोटबंदी का आज तक इसका डाटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, वक्ता सब, चलिए पंकज जी इसी पर बोल दीजिए, इसी पर उत्तर दे दीजिए। और कैशलेस अर्थव्यवस्था, सर पूरी बात होने दीजिए ना। कांग्रेस आपकी एक बात का उत्तर ले लूं, फिर दूसरी पर भी आप ही के पास आऊंगा। कांग्रेस उज्ज्वला से, हाँ चलिए, जी जी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के लोग यदि जरा वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें, रूस और यूक्रेन के युद्ध पर नजर डालें, तो अमेरिका जैसे देश में, यूरोप में 50% तक महंगाई की वृद्धि हुई है, और भारतवर्ष में महंगाई की दर, वृद्धि की दर 10 से 12% के बीच है। और रूस और यूक्रेन जैसे देश भारत से उम्मीद करते हैं कि वो उनके बीच समझौता कराएगा। हम अमेरिका के दबाव में नहीं हैं, और उसके बाद भी, अमेरिका के दबाव के बाद भी, यूरोप के दबाव के बाद भी रूस से कच्चा तेल सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं। आज इंडोनेशिया से 2 लाख टन पाम ऑयल का आयात कर रहे हैं। तो सरकार प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया बेरोजगारी से, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। हमारे पड़ोस में देखिए, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ठीक है, आप दूसरों से कंपेयर करें, ये बात की जा रही है। आनंद जी उत्तर दें। सिंगापुर में क्या स्थिति है, करिए, तुलना करिए ना जरा, फिर बात करिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में? कभी भारत के लोगों को गर्व मिला कि भारत का झंडा लेकर चलेंगे युद्ध में, तो कोई यहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए। 100 रुपए से ऊपर डीजल है तो वो सस्ता है, और कहां से आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं? और अगर सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो जनता को लाभ क्या मिल रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सफेद झूठ मत बोलिए ना पंकज जी, क्यों झूठ बोलते हैं? और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पंकज जी झूठ बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में पूरी तरह से समा गए हैं, जिसमें झूठ बोलना एकमात्र योग्यता है। आज महंगाई जो है वो थोक महंगाई 30 सालों में सर्वोच्च स्तर पर है। चलिए आनंद जी, अब दूसरी बात पर आ जाइए। उज्ज्वला योजना पर बात रखें, हमें 8 बड़े फैसलों पर चर्चा करनी। चलिए उज्ज्वला पर आप क्या कह रहे थे आनंद जी? उज्ज्वला जी, हाँ मैं दूसरे फैसले पर बात करता हूं। उज्ज्वला योजना से ना उजाला हुआ, ना स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं, और रोज बढ़ रही है महंगाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उस सिलेंडर का इस्तेमाल आज 75% माताएं बहनें नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें रिफिल कराने के लिए, ठीक है पंकज जी उत्तर दीजिएगा, 2 सिलेंडर के लिए 2000 रुपए लगेंगे, वो नहीं है किसी के पास। देखिए, ये सरासर असत्य आरोप है, और हम ये पूछते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे के धुएं से हैरान परेशान होती थी, बीमार होती थी, क्यों कांग्रेस के लोगों ने इस योजना के बारे में नहीं सोचा? और अभी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि उनके पास मुफ्त अनाज इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो खरीदने की क्षमता नहीं है। पेट्रोल डीजल पर फिर 9 रुपए 10 रुपए कम किए, और हम तो पूछना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार से कि इनका क्या योगदान है? ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय
134 लाख करोड़ का जो पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, जिसकी उस अदायगी दिन वित्तीय मात्र 60 रुपए लीटर डीजल था, जो आज 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। अगर 118 रुपए का आज हम महंगाई को लीटर पेट्रोल करके, चलिए अब आप दोनों को मैं रोकता हूं, पंकज जी और आनंद जी। पंकज जी, आनंद जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अब हमारे साथ में डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हैं, जरा मुझे उनका रुख करने दें। ठीक है साहब, आपने स्लोगन भी आपने सुना भी दिया और दिखा भी दिया। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, जिन 2 योजनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में पक्ष की आपने बहस सुनी है, वो दोनों आम जनता से सीधे जुड़े। नोटबंदी तो एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा फैसला था, और इसके पहले एक पीढ़ी ने तो इसके बारे में सुना जाना भी नहीं था, जो जाना भी देखा भी। क्या लगता है आपको, ये जो बड़े 8 फैसले हैं, इसमें नोटबंदी को, उज्ज्वला को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए पुनीत जी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कहीं सेल्फ डिसीजन लेने में बहुत अधिक कामयाब नजर आता है। देखिए, आपने जिन 2 योजनाओं की केंद्र सरकार की बात की है, हालांकि डिमोनेटाइजेशन जो था उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सोच थी, वो एक तो टेररिज्म पर अटैक, दूसरा फेक करेंसी के चलन को रोकना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज थी वो करप्शन पर बंदिश लगाना। लेकिन आप अगर तब से देखते चले आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो भी डिसीजन लिया, एक तो सडन लिया। सडन डिसीजन में क्या होता है, कई बार उसके डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज भी देखने पड़ते हैं। तो जो चीज आपको पता हो कि रघुराम रंजन जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने भी इसको कोट किया है और इसके बारे में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के मार्फत यह व्यवस्था भारत के लिए उचित नहीं थी, लेकिन सोच इसका बहुत पॉजिटिव था। ठीक है, हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए था वो देश हित में उतने तरीके से नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, मैं आपके पास इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन, बल्कि इसी नहीं सर, बहुत सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी पर भी यही बात की कि आपने ढंग से नहीं रखी। पंकज जी, आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेंद्र जी, आपने सारी डिबेट को सुना, 2 जिन योजनाओं का जिक्र किया नोटबंदी के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा कदम था और बहुत लंबे समय से इस पर डिबेट चलती रही। मोदी सरकार के 8 बड़े फैसलों में से एक अहम फैसला, क्या राय आपकी? देखिए पाठक, ये बात दरअसल जब 26 मई 2014 से आरंभ होकर 8 सालों की अगर समीक्षा करनी है, तो हमको पहले उन बातों पर एक बार देखना पड़ेगा कि माननीय मोदी जी ने सरकार बनाई कैसे। तो सरकार बनाने में मुख्य रूप से 4 बिंदु जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को आश्वस्त किया था, तो उसमें 4 वादे थे। पहला वादा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को हर साल। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, आप चिंता मत करो। तीसरा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के से हम 1 सर के बदले 10 सर काट करके देंगे। इस तरह से महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, मुद्रा की कीमत गिरने से देश की इज्जत गिरती है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और महंगाई डायन है जो इस देश को खा रही है, और इसको हम दूर करेंगे। ये सारे वादे करके देश के प्रधानमंत्री बने। हिंदुस्तान की जनता ने उनकी बातों पर यकीन किया, और निश्चित रूप से 8 साल बेमिसाल है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो किसानों की आमदनी दुगुनी तो नहीं हुई, मगर किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठे और अपने एमएसपी के एक अधिकार को मांगने के लिए तरसते रहे, और जेल जाना पड़ा, उनको खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, उनको कई तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। और ये स्थिति किसानों को कि नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, मगर सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि पिछले 2-3 सालों में लोगों ने 2 करोड़ से अधिक लोगों ने रोजगार दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे जब मुख्यमंत्री थे तो कि 49% एफडीआई से देश बिक जाएगा, मगर आज 100% एफडीआई लागू है। अब देश देखिए उसके बावजूद कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना भारत में उद्योग की का ग्राफ बढ़ा, कितनी हमने उद्योग में उन्नति की, कितने रोजगार का सृजन हुआ, इस बात की जानकारी आप देश को मिली।
माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं और हमेशा वो एक तरह से एक झटका देते हैं, रोमांच उत्पन्न करते हैं कि उन्होंने कहा कि आधी रात को जीएसटी जो है देश की, आज जीएसटी लागू हुए इतने दिन हो गए। आज तमाम जो आर्थिक स्थिति है, जो देश जो है 1914 में 2014 में सुरेंद्र जी, जिन बड़े फैसलों को, जिन 2 बड़े फैसलों और जिन 4 बड़े वायदों की आपने बात की थी, जरा उस पर रिएक्शन ले लूं। केदारनाथ गुप्ता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इकाई से एक नेता है, सक्रिय तौर पर अपनी बात रखते हैं। स्वागत करता हूं। पहले तो आपका इस मंच पर उत्तर दें आप, जो 8 बड़े फैसलों में से नोटबंदी है, जीएसटी है और आपके जो 4 बड़े वायदे हैं, उनके बारे में सुरेंद्र जी ने बताया कि उनका कोई लाभ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि कोरोना का काल, कोविड का काल बीता है और एक बात सही है कि जान है तो जहान है, और इस बात को भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि वो एक प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। और लगातार जिस दिन दिल्ली में टीका लगता था तो छत्तीसगढ़ के एक गांव में भी टीका लगता था, जहां पगडंडियों से लोग जाते थे, परंतु वहां पर कोरोना वैक्सीन की डोज मौजूद होती थी। ये इतनी बड़ी प्लानिंग, और दूसरी डोज के लिए आपको एसएमएस आ जाता था आपके मोबाइल में। थोड़ा उन सवालों पर है ना, मैं निश्चित रूप से नहीं भाई, जो बेसिक बात है उन्होंने तो 2014 से शुरू किया सुरेंद्र शर्मा जी ने। हम सब सुन रहे थे कि क्या क्या हुआ। और जहां तक के बात जीएसटी की है, तो जीएसटी से इंस्पेक्टर राज खत्म हो रहा है। आज व्यापारी उद्योगपतियों को सिर्फ जीएसटी के आधार पर बिलिंग करनी पड़ रही है और 1,39,000 करोड़ रुपए का जीएसटी वसूला गया, और देश में निश्चित रूप से यह पैसा विकास के काम आने वाला है। और अगर इन्होंने जीएसटी लाया था पर ये लागू नहीं कर पा रहे थे, कैसे करें, क्या करें, इंप्लीमेंटेशन की इनमें इच्छा शक्ति नहीं थी। तो कमजोर इच्छा शक्ति की राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, इसलिए ये आज पूरे देश से अलग अलग हो रही है। पंजाब, जहां पे कह रहे कि पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया, सुरेंद्र भैया कह रहे थे, उन्हें खालिस्तानी कहा गया। अरे वहां आपकी सरकार का क्या हुआ, औंधे मुंह गिर गए, आप पार्टी स्पष्ट बहुमत से आ गई। और जहां पर पश्चिम यूपी में आप कह रहे थे कि भाजपा हारेगी किसान आंदोलन में, वहां बहुत अच्छा बहुमत मिला। तो निश्चित रूप से आपने बरगलाने का हमेशा काम किया है देश की जनता को, और आप हमेशा झूठ बोलते रहे, झूठ की राजनीति करना और षड्यंत्रों की राजनीति करना ये कांग्रेस का काम है। मुझे बताइए ना, अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर इंस्पेक्टर राज देश में खत्म हो रहा है जीएसटी से, तो दिक्कत क्या है? किस विषय पे मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, किस विषय पे सफलता मिल रही है, इसको पूरा देश जानता। दरअसल में आप इन मुद्दों पर कभी बात करेंगे नहीं, आपकी सरकार इस बात के, इस मुद्दों पर कभी जवाब देगी नहीं, आप जवाब इधर उधर करेंगे। और आप बताइए ना, प्रधानमंत्री आवास आपके प्रधानमंत्री थे, कितने बना दिए? आज आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री आवास छीन लिए। 11 लाख प्रधानमंत्री आवास हिंदू मुसलमान के अलावा 11 लाख भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों के अंदर विद्वेष पैदा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इसी रास्ते के माध्यम से जो है आज एक जुनून पैदा हुआ है। मैं कह रहा हूँ 11 लाख मकानों का पैसा भैया आगे वापस चला गया। अपने 4 वादों का तो जवाब दीजिए। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमारे 36 प्रधानमंत्री वादों का रोज जवाब मांगते हो, आप 4 वादों का तो जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, उसके विषय में बात नहीं करेंगे। केदार जी, सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति ठीक है, आप अपनी बात रखिए। 11 लाख मकान छत्तीसगढ़, बात रख दी आपने अपनी। रवि भोई साहब, छत्तीसगढ़ में क्या केंद्रीय योजनाओं की स्थिति, इस पर तुम कई दफा डिबेट करते हैं। 8 बड़े फैसलों में से जिन बड़े फैसलों के बारे में अभी नेता बात कर रहे थे, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, उज्ज्वला गैस योजना के सिलेंडर्स हो, इनको लेकर आपको लगता है ये टर्निंग पॉइंट साबित हुए? क्योंकि बड़े फैसलों में तो गिने गए, इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले नोटबंदी की बात करें, आप इंडियन इकोनॉमी को समझिए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैश इकोनॉमी है, यहाँ मजदूर रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इसको निर्णय बहुत अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, स्टडी होनी चाहिए थी। इकोनॉमी जो लोगों ने नोटबंदी के लिए, जिस तरह से नोट बदलने के लिए कई लोगों की मौतें हुई, ये नहीं होनी चाहिए। ये देश के लिए अच्छी बात, आप कोई निर्णय लागू कर रहे हैं, इससे लोगों की जान जाए, ये कौन सा फैसला है? करना चाहिए, निर्णय तो करना चाहिए, अच्छा निर्णय है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि इससे जो टेरर फंडिंग हो रही थी उस पर रोक लगी नहीं, पर क्या मूल उद्देश्य पूरे हुए इसके? देखिए, क्योंकि अब तो आकलन बनता 8 साल हो गया, अब 1-2 साल की बात। कुछ उद्देश्य तो पूरे हुए, जिसमें टेरर फंडिंग कम हो गया। छत्तीसगढ़ में ही बात करें, कई नक्सलियों के पास जो पैसे रखे थे वो
उनका खराब हो गया, तो निश्चित तौर से कई चीज, लेकिन जो और उद्देश्य था जिसमें जो ब्लैक मनी होना बाजार से आउट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इकोनॉमी पर जो व्यवस्थित होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इस वक्त मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, सबसे पहले बताएं कि 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां क्या क्या रही है? मूल रूप से जो अंतर आया वो है गरीबों के जीवन में परिवर्तन, कि पहले बार किसी ने विचार किया कि उनका मकान भी होना चाहिए, गरीब आदमी का इलाज भी होना चाहिए, उनके घर पानी की व्यवस्था भी पहुंचनी चाहिए, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखना, शौचालय भी पहुंचनी चाहिए। और मूल रूप से जब हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश को एक नए क्लेवर में ले जाना, आज नए क्लेवर में ले जाने की जब बात हम करते हैं तो वास्तविक में हम देख रहे हैं कि कोविड काल से निकलने के बाद में कई देश हमारे सामने में क्या उनकी आर्थिक माली हालत जो दिख रही है। मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संभालने का काम किया, पैकेज देने का काम किया, और उनके पैकेज के अनुसार से आज हिंदुस्तान अन्य देशों की तुलना में हम देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है। आप कांग्रेस के शासनकाल कर देख लीजिए कि गरीबों के जीवन में क्या बदलाव आया है। ये 8 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 हटाने का हो, उसके बाद में जिस प्रकार से यहाँ पर मोदी जी ने जो काम किए, वो काम को लेकर के जो मैंने गिनाया है, वास्तविक में देखेंगे धरातल पर आज उसका सारे अस्तित्व दिखाई दे रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे साथ में हैं। मोदी सरकार के 8 साल हो चुके हैं, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो योजनाएं मोदी जी लाए हैं, जिनको उपलब्धि बनाते हैं, उसका क्या असर छत्तीसगढ़ में रहा? आपने 8 साल में छत्तीसगढ़ के लिए उनकी 8 उपलब्धि पूछा। मुझे लगता है, मैं स्मरण कर रहा हूं बहुत देर से, एक भी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए अगर आदरणीय मोदी जी का कोई गिना दे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। देश के लिए उन्होंने जो बातें कही थी, पहली सबसे बड़ी उपलब्धि तो आदरणीय मोदी जी का है कि उनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला हमने प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जितने भी वायदा उन्होंने किए थे, उन वायदों पे अमल नहीं करने वाला प्रधानमंत्री हमने उनके जैसा आज तक किसी को नहीं देखा। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े झूठ को भी बड़े दावे के साथ जनता के बीच में बोल देते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की कुछ नहीं है। चौथी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज तक 8 साल में देश के परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कभी एक प्रश्न का उत्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय मोदी जी ने नहीं दिया। ये 5वीं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम कर देंगे, लेकिन देश की जनता देख रही है कि मोदी जी की उपलब्धि क्या है। 6वीं सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पूरे देश में समाप्त हो जाएगा, और रोज कश्मीर में आतंकवाद से हम जूझ रहे हैं। 7वीं बड़ी उपलब्धि ये है, जब डीजल पेट्रोल की कीमतें 52 रुपया से 56 रुपया कांग्रेस सरकार में हुआ था, तब उन्होंने डॉलर के साथ तुलना करते हुए कहा था कि हम डीजल पेट्रोल की कीमत को आधे कर देंगे, और दुर्भाग्य से दुगना करने में माननीय मोदी जी सफल हो गए हैं। तो ये 8वां उपलब्धि हम देख रहे हैं लगातार। इसके अलावा उपलब्धि है, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पब्लिक सेक्टर के सारे यूनिट को बेचने की कसम खाई है। तो मोदिफाइड इंडिया 8 साल, 8 फैसले, 8 उपलब्धियां और 8 चुनौतियां और 8 तरीके के नाकामियां जय विपक्ष के नारा, और 8 तरीके के नाकामियां जय विपक्ष के नारा। ये आपने अभी छत्तीसगढ़ में 2 वरिष्ठ नेताओं के पक्ष और विपक्ष में जो अपनी राय व्यक्त कर रहे थे 8 साल पर, यह आपने सुना। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से, उनकी जगह अब हमारे साथ में अभय नारायण राय साहब हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। शुरुआत आपसे करते केदार जी, आपने सुन लिया, आपने जिनको उपलब्धि बताया उनसे कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि एक तरह से 100 बातों की एक बात अगर कहें तो सारी योजनाओं में झूठ बोलने और दम्भ से उसका प्रचार करने की बात उन्होंने आपके साथ जोड़ी। माननीय रविंद्र चौबे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ में, अभी कैबिनेट मंत्री हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 45,000 किलोमीटर की जो सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है, क्या उसका पैसा वो दे रहे हैं क्या? अभी माननीय गडकरी जी आए थे, तत्काल की बात कर रहा हूँ, 15-20 दिन हुए, 9,360 करोड़ रुपए सड़क के लिए दे गए। तो ये क्या मोदी जी की उपलब्धि नहीं है क्या? और उन्होंने तो खुला बोल के गए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री भी जी थे छत्तीसगढ़ के,
कि मैं 2 साल में 1 लाख करोड़ रुपए दूंगा अगर आप कोई अड़ंगा नहीं लगाओगे तो। ये बात उन्हें कहनी पड़ी। एक केंद्रीय मंत्री जो पैसा दे रहा खुले हाथ से कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, ये अड़ंगा डालते हैं। एम्स के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी थी, ये आज तक दे नहीं पाए, उस पर हिला हवाला कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि माननीय रविंद्र चौबे जी बहुत ही अनुभवी नेता है, और उनका ये कहना कि ये बारंबार, अरे मैं कहता हूं कि राम मंदिर 50 सालों में तक 60 सालों में सरकार में तक कुछ नहीं कर पाए। 370 जो भारत का सिरमौर है कश्मीर, उसको नहीं ले पाए, वहां से नहीं हटा पाए। आखिर ये कर एक डरते हैं खाली तुष्टीकरण। 3 तलाक में मेरी मुस्लिम बहनें इतनी परेशान थी, उसको छुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने, और ये कहते थे कि ये मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। अरे हम दोस्त हैं, हमको मुसलमानों से, इस्लाम से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। वो हमारे भाई है, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पर इन्होंने लगातार तुष्टीकरण की जो नीति बनाई और उसके उत्तर दें अब इन बातों के। ये निश्चित रूप से भाजपा कांग्रेस के साथ हिंदू मुस्लिम कराने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस केवल 2 बातों के लिए जानी जाती है कि कितने अच्छे से झूठ को चाशनी में लपेट के पेश करें। मोदी जी के 8 साल छल के साल है। अरे मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आवास क्या मुसलमान भाई को नहीं मिल रहा है? क्या 5 किलो अभी जो अनाज मिल रहा है वो मुसलमान भाई को नहीं मिल रहा है? आप कैसी बात करते हैं? आप लोगों ने देश को 2 भाग में बांटने का प्रयास किया, पर जो आरएसएस है वही जोड़ के रख रही है जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है। मुझे बताइए ना, कौन सी नीति है जिसका नाम मुसलमान भाई को नहीं मिल रहा है? हम तो भारत जोड़ो अभियान चालू कर रहे हैं। इन 8 सालों में हमको कांग्रेस को भारत जोड़ो अभियान चालू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, और देश हमारे साथ चलेगा भारत जोड़ने। जरा सुनिए केदार जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, सुनने की क्षमता रखिए। 8 साल में आपने दिया है बेरोजगारी, आपने दिया है महंगाई। छत्तीसगढ़ को एक अच्छा केंद्रीय मंत्री नहीं दे सके। रेणुका सिंह तरीके डमी केंद्रीय मंत्री को बनाकर आप छत्तीसगढ़ के साथ छल कर रहे हैं। आपको 9 सांसद दिया छत्तीसगढ़ में। रेणुका सिंह जी आदिवासी है और महिला है, उनको अगर मंत्री का पद मिल गया तो आपको आदिवासियों क्या आप आदिवासियों के हितैषी नहीं है? क्या आप महिलाओं के हितैषी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? या फिर कांग्रेस के नेताओं को हो क्या? छत्तीसगढ़ में यही हाल है, खाली भेदभाव की राजनीति करते हैं। अरे एक आदिवासी महिला मंत्रिमंडल काम करने वाले मंत्रिमंडल में तो ये आदिवासियों को क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? आदिवासी महिला को आगे बढ़े? अरे विकास की बात तो छोड़ो, आज आपने जो बात कही है आदिवासी महिला को राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम आदिवासी के पक्ष में बात करते हैं। आज रेलवे की क्या हालत है? 40 कि आदिवासी भाई हैरान परेशान है। चलिए एक बड़ी बात है केदार जी, केदार जी, आदिवासियों की संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं। ठीक है केदार जी, 1 मिनट दीजिए। स्पष्ट हो गया केदार जी, मुझे ठीक है केदार जी, एक मिनट अभय जी, 1 मिनट अभय जी। पंकज चतुर्वेदी जी, एक बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को देश को जोड़ने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। इन 8 सालों की उपलब्धि के तौर पर वो जोड़ते हैं, कटाक्ष है। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है तोड़ती है तो 47 से लेकर अब तक स्पष्ट है। जिन्होंने देश को खंड खंड किया, समाज को खंड खंड किया, जो अखंड भारत का विरोध करते हैं, वो क्या देश को जोड़ेंगे? जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे ढंग से। G23 अलग है, नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हार्दिक पटेल से लेकर कपिल सिब्बल, जाखड़ साहब से लेकर उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह तक तमाम सारे जो पार्टी छोड़ जिनकी पार्टी संगठित नहीं है, जिनकी पार्टी एक्टिव, जिनकी पार्टी नहीं जुड़ी हुई है, वो देश क्या जोड़ेंगे? और जब का अवसर आया, इन्होंने देश को खंडित किया, विखंडित किया, क्योंकि अंग्रेजों की मानसिकता की पार्टी है पुनीत जी। ये फूट डालो राज करो की बात करते हैं। मैं पुनीत जी आर्थिक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। पुनीत जी एक और मसला, पंकज जी मैं आपको 1 मिनट अभय जी दीजिएगा, अभय जी 1 मिनट दीजिएगा। आनंद जाट साहब आप जरा उत्तर दें, आप बार बार एक बैनर भी दिखा रहे हैं। एक सवाल जो बीजेपी पूछती है कि आपने अब तक कश्मीर को लेकर क्या किया, आप सवाल उठाते हैं क्यों नहीं कर पाए आप वो जो काम कर सकते थे? जीएसटी को लेकर आपने क्यों नहीं किया? अब उन्होंने कर दिया तो आपको क्या तकलीफ? इच्छा शक्ति नहीं इनकी काम करने जाट साहब, पहले तो मैं पंकज चतुर्वेदी की बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, पंकज चतुर्वेदी की बात का जवाब देना चाहूंगा। पंकज जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, नहीं साहब, सिंधिया जी जैसे लोग बिक कर जा रहे हैं।
तो इसलिए इस बात पर मत कहिए। आप आज मोदी सरकार के 8 वादों पर बात कीजिए, आप भ्रमित करने की या ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। और जिस प्रकार से कपिल बिक गए, केदार जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अपनी सभ्यता और संस्कारों का प्रदर्शन मत कीजिए। आराम से बीच में बोलने की कोशिश मत कीजिए। साहब बात कर रही आपके बीच में नहीं बोला हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी गंगा में पार्टी लाशों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है और देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है और देश में बढ़ती महंगाई के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले धान और गेहूं पर 150 रुपए बोनस बंद किया। उन्होंने किसानों की जमीन हड़पने के लिए 3 अध्यादेश लाए और घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को लागत से 50% अधिक मुनाफा देंगे, लेकिन सरकार बनते ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि ये नहीं चलेगा। ठीक है पंकज जी आनंद साहब, एक 26 जनवरी पंकज जी आनंद जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। हमारे साथ में सत्य प्रकाश शर्मा जी भी हैं। एक मिनट, शर्मा जी को उनकी बात रखने दीजिएगा। आप दोनों से निवेदन है, शर्मा जी आप दोनों पक्षों की बहस सुन रहे हैं। एक बात यह कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है इन 8 सालों में, उस पर कांग्रेस हमलावर है कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं और इसे वो कहते हैं आपकी सबसे बड़ी नाकामी जिस पर कांग्रेस को अब वर्क करना पड़ेगा। क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए पुनीत जी, सवाल आपका बहुत बेहतरीन है। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार या रूलिंग बीजेपी ने अपने मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर काम किया है। नेशनलिज्म पर, बेनिफिशियरी स्कीम पर, हिंदुत्व पर और जो ओल्ड बर्निंग इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने पर काम किया है। और कहीं ना कहीं इन्हीं चारों इश्यूज का भाजपा को लगातार फायदा होता चला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस उन पर कई प्रकार के आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस के आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को मजबूत होने की सख्त आवश्यकता है। जब तक कोई चीज मजबूत नहीं होती है तो अपनी बात को उतनी मजबूती से नहीं रख पाती है। हालांकि बहुत सारी जो आपने 8 योजनाएं बताई हैं, उन 8 योजनाओं में ये तो नहीं कहा जाता कि सभी सक्सेसफुल रही हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम में मुझसे पूछा था कि क्या उज्ज्वला योजना का जो सोर्स था या उसका इम्प्लीमेंटेशन था या उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज कैसे थे, ये पक्की बात है। वही भी एक बेहतरीन योजना थी जिसमें न केवल महिलाओं को एक सुविधा प्रदान करना था, बल्कि देश से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर एक अटैक था, हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने की तरफ एक बड़ा कदम था। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन भी पुअर रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने उन लोगों की जिन्होंने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये IOC, BPCL, HPCL के डाटास कहते हैं इस चीज को, कि उनके जो उन्होंने रिफिलिंग कराई उसमें लगभग 50% से ऊपर एक डिक्लाइन आया है। तो आखिर ये योजना सफल रही या नहीं रही, ये चीज एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि एक व्यक्ति 1 महीने में 1000 रुपए से ऊपर का नहीं भरा सकता। हाँ, अगर उसमें हम कुछ रिबेट दें, जैसा कि रिसेंटली दिया गया तो कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहेगा कि उसको भराया जा सके। तो कहने का तात्पर्य यह है, भाजपा ने उन कमजोर नशों को कांग्रेस की को पकड़ा है, जिसको दबाने से कहीं ना कहीं भाजपा को जो वोट बैंक का फायदा होता है वो नजर आता है, और उन्हीं स्कीम्स को भाजपा ने फोकस किया है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का ये धर्म है कि अपनी पार्टी को मजबूत करे, सरकार में आए, नहीं तो लीडर्स जाके हिमालय पे तपस्या करने लगे। तो कहीं ना कहीं आपको डिग्निटी मेंटेन करते हुए आपने एक बहुत अच्छी बात की है। मैं जरा उस पर एक कमेंट रवि जी का भी लेता हूं, फिर ब्रेक पर जाऊंगा मैं। रवि जी, ये जो बातें की कि 4 बड़े हिस्सों पर काम किया और इस पर ऐसे काम किया कि बीजेपी पर और केंद्र पर भरोसा अपने साथ बना पाए मोदी जी। निश्चित तौर से जिस तरह से हिंदुत्व पे काम किया, राम मंदिर बनाया, जिसकी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, आंदोलन भी चला, तो उससे जनता में या देश की जनता में एक अच्छा इम्पैक्ट गया। दूसरी बात, उन्होंने उज्ज्वला की बात की। निश्चित तौर से जो लकड़ी की समस्या थी और प्रदूषण की समस्या थी उससे भी था। और
और जो उन्होंने एक बड़ा काम किया, गाँव में जो शौचालय का काम किया या प्रधानमंत्री आवास की काम किया, वो निश्चित तौर से आम लोगों को एक बदलाव दिखा। जो शौच के लिए बाहर जाते थे वो लोगों ने बदला, ट्रेंड बदला, स्वच्छ भारत के लिए लोगों में जगह, ये निश्चित तौर से। और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और कांग्रेस जिन पे करना चाहिए था, जिसको आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें वो पीछे रह गए। चलिए, तो आपको अगर बात कहनी है तो फिर आप मजबूती से कहें और एकजुटता से कहें। दूसरा ये कि जिनको आप कमजोरियां गिना रहे, क्या उनका बिल्कुल लाभ नहीं हुआ? और अगर लाभ नहीं हुआ तो क्या इसमें कांग्रेस शासित प्रदेशों में उस मामले में क्या सरकार का फेल्यूर माना जाएगा? इस पर भी हम कई दफा चर्चा कर चुके हैं। चलिए, तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस के भी कुछ सवाल हैं और आम जनता जो लगातार उन वायदों पर यकीन करके सरकार बनाती है उनके भी कुछ सवाल हैं, सीधे सीधे और जल्दी जल्दी उन्हीं सवालों पर आते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, 2 सवाल। महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, उसका क्या हुआ? 15 लाख खातों में आएंगे, उसका क्या हुआ? मैंने आपको पुनीत जी बहुत सारे प्रमाण गिनाए जो स्थापित करते हैं कि अच्छे दिन आए। आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया महंगाई का। पूरे दुनिया में इस समय जो विकास की दर है वो यूरोप में 2.5% 3%, चाइना अमेरिका की 5%, भारत की 8.1% से 8.5%, वो भी तब जब कोरोना की 2 वर्ष की स्थिति में -20% हम थे। और कोई अच्छे दिन का प्रमाण चाहिए आपको? भारत स्टार्टअप का दुनिया का 3रा सबसे बड़ा हब है। और ये मैं जो सत्य और तथ्य कह रहा हूँ ये सार्वजनिक है, ऐसा नहीं गलत प्रमाणीकरण की बातचीत कर रहा हूँ मैं। और अब स्वरोजगार के अवसर निर्मित किया रहे हैं। क्यों निर्मित किया रहे हैं? कि नौकरी यानी सरकारी नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बने। और इसीलिए नारा चला है आत्मनिर्भर भारत। और हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर जब बनेगी 23 में, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ अभियान प्रारंभ करेगी। और इसका प्रमाणीकरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता करती है। जो जब भी अवसर आता है 2014 के बाद 2019 से बम्पर मेजॉरिटी क्यों मिली? क्योंकि जनता ने मोदी सरकार के निर्णयों को अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। कांग्रेस के तमाम सारे आरोप भारत की इकोनॉमी को छोड़कर तमाम नारेबाजी अमेरिका से करते हैं, उसकी तुलना चीन से करते हैं। क्योंकि अमेरिका सैचुरेटेड इकोनॉमी है, यूरोपियन यूनियन सैचुरेटेड इकोनॉमी है। अरे जीडीपी तो भारत की बता रहे हैं, जीडीपी तो भारत की बता रहे हैं, वो भी सुनाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? आज की खबर है। अरे जीडीपी तो भारत की बता रहे हैं, वो भी सबसे आगे चल रही है। जीडीपी की रेट जो है वो घटा दी है। और नहीं समझ आती है इनको कहाँ समझ आती है? इनको भ्रष्टाचार दलाली समझ आता है। इनको वही दलाली समझ जाती है। क्रिश्चियन मिशेल है ना, अगस्ता वेस्टलैंड का हिसाब देना पड़ेगा, उसका नाम ले लिया मिसेस गांधी का, वही समझ में आता है इनको। वो भी इटली से आया है, इनको जीडीपी समझ नहीं आती, इनको जीएसटी समझ नहीं आती। ठीक है, एक एक करके आप अपनी बात रखें, एक एक करके रखें। आनंद जी उत्तर दे रहे थे, करके बात करेंगे तो आनंद जी आप अपनी बात रख रहे थे, उसका उत्तर भी लेता हूँ। प्रदर्शन मत कीजिए, पर विकास जीडीपी समझ नहीं आएगा। हाँ जी, चलिए केदार जी आप अपनी बात रखें। दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स, सुन लीजिए थोड़ा सी भाई साहब, सुन लीजिए थोड़ा, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अरे कांग्रेस का घर खाली हो गया, अपना दिमाग खाली मत रखिए, कुछ ज्ञान भर लीजिए। इंडियन एयरफोर्स में पूरे वर्ल्ड में इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पे आ गया। चाइना और जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। ये है नया भारत, ये है स्वावलंबी भारत, ये है आत्मनिर्भर भारत, और ये है नरेंद्र मोदी का नया भारत। आनंद जी दुनिया में जी रहे हो, खाली तुष्टीकरण और राजनीति के अलावा आप कुछ नहीं जानते। आप खाली संप्रदाय में देश को उलझा के रखना चाहते हो। पूरे सांप्रदायिक आदमियों को तुष्टीकरण के अलावा चलिए ठीक है। अब एक मिनट दीजिएगा डॉक्टर शर्मा से, एक मिनट क्या बोलना चाहते हैं बताइए। ठीक है, हो गया आनंद जी हो गया। डॉक्टर शर्मा सबसे बड़ा चैलेंज अब आगे के लिए आपको क्या लगता है? बहुत शॉर्ट में बताएगा। देखिए पुनीत जी, कुछ ऐसे इश्यूज रहे जो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के फेलियर होने के क्लेम किए हैं जी। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहली बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार फार्म्स लॉज पर बैकफुट पर है जी, उनको रिपील करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं किसान एक बड़ा मुद्दा आज भी इस सरकार के सामने है। आपने एक चीज और देखी होगी कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी
चार्जेस लगते हैं कहीं ना कहीं इस सरकार पर, और प्रेस का फ्रीडम एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेस, ये भी कहीं ना कहीं अपोजिशन लीडर या कुछ देश के जर्नलिस्ट भी इस चीज पर लगाते हैं। लेकिन आज जो मेन चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं 2024 के हिसाब से अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पार्टी में कुछ ऐसे लोगों के आ जाने से क्या संगठन वही बना रहेगा? ठीक है, जिस संगठन को कहीं चलिए चुनौतियां बहुत सारी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन शर्मा जी जो थोड़ा सा हमारे पास में वक्त था, हमने कोशिश पूरी की है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें। ये 8 उपलब्धियां, ये 8 चुनौतियां, ये 8 सवाल और ये 8 जवाब 24 के पहले जनता तक दोनों पक्षों को पहुंचाने। यहां भी रवि जी ने जैसा कहा कि हर योजना इसको बनाने का मकसद नेक होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आप कब कैसे करते हैं, जमीन पर कैसे उतारते हैं, ये मायने रखता है। और जो चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, महंगाई हो, इन इश्यूज को आगे क्या चुनौती माना जाता है या नए इश्यूज के ऊपर चुनाव जाता है, ये जरूर हम देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। नमस्कार।